Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम इसका 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लंग्स को जो है वो डिटेल से देखेंगे। स्टूडेंट्स, लंग्स जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गन है। मैं आप लोगों को लेक्चर जो है उसको थोड़ा सा जो है ब्रीफ कर देता हूं जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा। स्टूडेंट्स, हम जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमारी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग और गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ब्रीथिंग क्या होता है और गैशियस एक्सचेंज क्या होता है ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझा दिया था। अब इसके पार्ट्स क्या हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एयर पैसेज वे और दूसरा है लंग्स। एयर पैसेज वे स्टूडेंट्स ये हवा के गुजरने का रास्ता है। आप लोग यहाँ से जो है वो इस बुक में बनी डायग्राम से भी आप इसको जो है वो समझ सकते हैं। ये रास्ता नोस्ट्रल्स से स्टार्ट होता है, उसके बाद नेजल कैविटी, उसके बाद फारंक्स, उसके बाद स्टूडेंट्स लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रिकिया, ट्रिकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट्स और आखिर में एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है ये वो जगह है जहाँ पे गैसों का तबादला होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्ट्स हैं एयर पैसेज वे के जो नोस्ट्रल से स्टार्ट होता है। नोस्ट्रल्स के बाद नेजल कैविटी है, फिर फारंक्स है, उसके बाद लैरिंक्स है, फिर ट्रेकिया है, फिर ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल्स है, फिर एल्वियोलर डक्ट्स है और फिर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है ये जो थालियां होती हैं जिनके गिर्द ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जहाँ पे गैसों का तबादला होता है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो एल्वोलाई है ना इसके हवाले से आपने एक और बात याद रखनी है। हम कहते हैं कि एल्वोलाई जो है ये लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। लंग्स को बनाते भी एल्वोलाई हैं और लंग्स के अंदर फंक्शन भी कौन परफॉर्म करते हैं? एल्वोलाई परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एयर पैसेज वे जो है वो पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर मुकम्मल हो गया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है जिसे हम लंग्स का नाम देते हैं, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने लंग्स को जो है वो स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, लंग्स के हवाले से हमारी बुक में बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद है। आए हम उसको जो है वो जल्दी से रीड करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले वो कहते हैं देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। ज़हन में रखें बच्चों, ये जो लफ्ज है ना थोरेसिक कैविटी, इसको चेस्ट कैविटी कहते हैं। चेस्ट कैविटी का एक और नाम है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी हो या चेस्ट कैविटी हो, बात एक ही है। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे सीने के अंदर मौजूद जो खाली जगह होती है उसको हम चेस्ट कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स का एक पेयर मौजूद है। एक पेयर से मुराद ये है कि 2 लंग्स या फिर एक जोड़ा लंग्स का आप ये भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, लंग्स को जो है वो प्रोटेक्शन कैसे दी जाती है, लंग्स की हिफाजत जो है उसके लिए नेचर ने क्या क्या इंतजाम किया है हमारी बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स आए हम इसको देखते हैं। लंग्स की स्टूडेंट्स जो प्रोटेक्शन है वो सबसे पहले जो है हमने 2 तरह से जो है वो देखनी है। लंग्स को अबव ऊपर से एंड साइड्स और अतराफ से। अब यहाँ पे देखें, ये आपके चेस्ट है, चेस्ट का जो फ्रंट साइड है फ्रंट से और उसके बाद साइड से। ठीक है, लंग्स को अबव और साइड से जो है जो चीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उसको हम कहते हैं चेस्ट वॉल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? चेस्ट वॉल। और लंग्स को नीचे से जो चीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स उसको हम नाम देते हैं डायाफ्राम का। तो ये 2 चीजें हैं जो कि लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, फ्रॉम अबव ऊपर वाली साइड से एंड साइड्स और अतराफ से लंग्स आर इनक्लोज्ड। लंग्स जो हैं वो घिरे हुए होते हैं बाय द चेस्ट वॉल, सीने की दीवार के जरिए। अब स्टूडेंट्स, चेस्ट वॉल क्या होती है? स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको जो है वो दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें आपके सामने पिक्चर शो हो रही है। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपको नजर आ रही है चेस्ट वॉल है और इसके अंदर ये जो खाली जगह मौजूद है स्टूडेंट्स इसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। अब चेस्ट वॉल स्टूडेंट्स 2 चीजों से मिलने से बनती है। एक पसलियां, इनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पसलियां कहते हैं, इसको इंग्लिश में रिब्स कहते हैं। ठीक है, अब रिब्स जो है स्टूडेंट्स वो कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर? स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। और रिब्स के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे मसल्स होते हैं जो कि 2 रिब्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। यहाँ पे देखें ये रिब है और एक ये रिब है। इन दोनों पसलियों के दरमियान में यहाँ पे देखें आपको मसल्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स इन दोनों पसलियों के दरमियान में भी मसल्स हैं। तो 2 रिब्स के दरमियान ये जो मसल्स होते हैं ना इनको हम नाम देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? इंटरकोस्टल मसल्स का नाम देते हैं। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि जो चेस्ट वॉल है, सीने की जो दीवार है, ये 2 चीजों से मिलकर बनती है, एक रिब से और दूसरा इंटरकोस्टल मसल से। अब स्टूडेंट्स, पसलियां कितनी होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? रिब्स जो हैं इनके 12 पेयर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप काउंट करेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पे देखें ये 1 है, उसके बाद ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 7 हो गया, ये 8, उसके बाद ये 9 और स्टूडेंट्स ये 10।
अब स्टूडेंट्स 11 और 12 यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आप जो है वो 10 है, उसके बाद ये वाली जो आपको नजर आ रही है 11, और ये जो है ये 12 है। असल में ये जो आखिरी दो पसलियां होती हैं ना, जो आखिरी दो पसलियों के जोड़े होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है ये सीने के जो दरम्यान में हड्डी है इसके साथ अटैच नहीं होते, ठीक है। तो पसलियां जो है वो कुल कितनी होती हैं, 24 पसलियां होती हैं, और अगर आप जोड़ों के लिहाज से कहेंगे तो 12 पेयर्स। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है। तो स्टूडेंट्स आए मैं आपको इसको दोबारा से रीड करवा देता हूँ। ऊपर वाली साइड से और अतराफ से, फ्रंट से और साइड से जो लंग्स हैं उनको जो है वो घेरा हुआ होता है, उनको बंद किया होता है चेस्ट वॉल ने। अब चेस्ट वॉल क्या है स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में बॉक्स में लिखा हुआ है, द चेस्ट वॉल इज मेड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ये पसलियों के 12 जोड़े होते हैं पसलियों के, एंड द रिब मसल, और पसलियों के जो मसल्स होते हैं जिनको हम किसका नाम देते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये इंपॉर्टेंट है, हम अगला जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम इसको जो है वो देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक मोटा मसल से बनी हुई साख्त होती है जिसको हम किसका नाम देते हैं, डायाफ्राम का। ये लंग्स के नीचे मौजूद होता है। मसल्स की स्टूडेंट्स एक मोटी शीट होती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, ये लंग्स के नीचे मौजूद होती है। मैं आपको जो है वो डायग्राम में दिखा देता हूँ नीचे। स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिब्स को देख लिया, इंटरकोस्टल मसल्स को देख लिया, अब आप जो है वो डायफ्राम को देख लें। डायफ्राम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रही है एक शीट नजर आ रही है मसल्स की, इस शीट को हम नाम देते हैं डायफ्राम का। डायफ्राम जो है इसको स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा था। डायफ्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, डायफ्राम जो है ये शीट है स्केलेटल मसल्स की, जो कि चेस्ट कैविटी को, सीने के अंदर मौजूद जो खाली जगह है उसको, एब्डोमिनल कैविटी, पेट के अंदर मौजूद जो खाली जगह है उससे अलग करती है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। डायफ्राम क्या है स्टूडेंट्स, ये शीट है स्केलेटल मसल्स की, जो कि चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करती है स्टूडेंट्स, सेपरेट करती है। तो आपने इन चीज़ों को जो है वो याद रखना है। बाकी ये वाला जो डायग्राम है ना स्टूडेंट्स, ये हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको लंग्स की प्रोटेक्शन समझ में आ गई है कि लंग्स को अबव और साइड से जो है वो चेस्ट वॉल ने सराउंड किया होता है। चेस्ट वॉल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स और इंटरकोस्टल मसल से मिलकर बनती है, और नीचे वाली साइड से जो लंग्स हैं उनको जो है वो डायफ्राम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि एक मोटा मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स नेचर की आप हेडिंग देंगे, लंग्स आर स्पॉन्जी। स्पॉन्जी स्टूडेंट्स उर्दू में स्पंज को कहते हैं। स्पंज जो है ये आपने देखा होगा कि घरों में जो है जब दीवार पे प्लस्तर किया जाता है उसके ऊपर स्पंज मारा जाता है। उसके बाद कॉस्मेटिक्स जो हैं, मेकअप का जो सामान है, इसमें भी स्पंज का इस्तेमाल करते हैं मेकअप को यूज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स वो कितनी सॉफ्ट होती है आप देख सकते हैं। इसी तरह बर्तन धोने के लिए भी स्पंज का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्पंज जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो लंग्स है ना, ये भी स्पॉन्जी होते हैं, भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड इलास्टिक ऑर्गन्स, और ये लचकदार ऑर्गन्स हैं। तो लंग्स जो है ये स्पॉन्जी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट और लचकदार ऑर्गन्स हैं। अब स्टूडेंट्स साइज के हवाले से आपने याद रखना है कि ये जो लेफ्ट लंग है हमारी बॉडी का, ये स्लाइटली स्मॉलर, ये हल्का सा छोटा होता है देन द राइट लंग, राइट लंग के निस्बत। अब स्टूडेंट्स ऐसा क्यों है, मैं आपको जो है वो डायग्राम की मदद से जो है वो दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स असल में होता ये है कि जो ह्यूमन हार्ट है ना वो सेंटर में, वैसे तो सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस लेफ्ट साइड पे जो दिल का बड़ा हिस्सा है, इसको अकोमोडेट करने के लिए, इसको जगह देने के लिए, जो लेफ्ट लंग है इसका साइज राइट लंग के निस्बतन क्या होता है, छोटा होता है। तो लेफ्ट लंग जो है स्टूडेंट्स ये राइट लंग के निस्बत क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो आपने बताना है कि हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए लेफ्ट लंग का साइज छोटा होता है। हार्ट को बाकायदा जगह देने के लिए जो लेफ्ट लंग का साइज है वो छोटा होता है। हार्ट को क्यों जगह देने के लिए, क्योंकि हार्ट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स आपने इस पॉइंट को भी जो है वो याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स लोब्स हैं। अब स्टूडेंट्स लोब्स क्या होते हैं, आप सबसे पहले लोब्स जो है इसको समझ लें। स्टूडेंट्स ये आपको जो है वो डायग्राम के अंदर लंग्स नजर आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स लंग्स को जो है ना वो हम हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। अगर आप राइट लंग की बात करें ना, राइट लंग के जो है वो 3 हिस्से हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक दरमियान वाला हिस्सा और एक सबसे नीचे वाला हिस्सा। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना स्टूडेंट्स, इसको सुपीरियर लोब, इसको मिडल लोब और इसको इंफीरियर लोब कहते हैं। आपकी बुक में इनके नाम तो नहीं लिखे हुए, लेकिन इन लोब्स की तादाद लिखी हुई है। राइट लंग के अंदर जो है वो कुल 3 लोब्स होते हैं, जबकि अगर आप लेफ्ट लंग की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स लेफ्ट लंग के अंदर एक ऊपर वाला हिस्सा है और एक नीचे वाला हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट लंग के अंदर जो है वो 2 लोब्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स इन लोब्स की अहमियत क्या होती है, ये जो लोब्स है ना, ये आप ये समझें कि लंग्स के अलग अलग हिस्से हैं। अगर इंफीरियर लोब, फर्ज करें इंफीरियर लोब, सबसे नीचे वाले जो राइट लंग का हिस्सा है, अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे ऊपर वाले दोनों लोब्स जो हैं वो मुतासिर नहीं होते। ऊपर वाले दोनों लोब्स मुतासिर क्यों नहीं होते स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों इस नीचे वाले हिस्से से अलग हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दूं कि जैसे जो है वो एक घर में 3 कमरे हैं,
अब घर एक ही है, उसके अंदर 3 कमरे हैं, एक कमरे में जो है वो लाइट अगर नहीं आ रही, बाकी 2 कमरों में आ रही है, तो एक कमरे में लाइट ना आना बाकी दोनों कमरों को मुतासर नहीं करेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कोई मसला बन गया इस लोब के अंदर, तो इन दोनों लोब्स को मुतासर नहीं करेगा, ये दोनों लोब्स अपना काम करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो लोब्स हैं इस हवाले से बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो आपने लोब्स की तादाद एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है कि जो राइट लंग है इसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट लंग साइज में भी छोटा होता है, इसके अंदर लोब्स की तादाद भी कम है। राइट लंग साइज में भी बड़ा है और इसके अंदर लोब्स की तादाद भी क्या है स्टूडेंट्स, ज्यादा है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह याद रखने। देयर आर 2 लोब्स इन द लेफ्ट लंग एंड राइट लंग हैज 3 लोब्स। तो आपने ये एमसीक्यूज के लिए जो है वो याद रखने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स प्लूरा है। प्लूरा क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स की हिफाजत के लिए 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। एक मेम्ब्रेन जो है वो लंग्स के बिल्कुल साथ अटैच होती है, जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है ना, ये लंग्स के बिल्कुल साथ अटैच है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसे हम विजुअल प्लूरा कहते हैं। खैर आपकी बुक में नाम नहीं लिखा हुआ, इसको हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे इन नामों को, लेकिन आपने याद रखना है कि 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर बिल्कुल जो है वो लंग्स के साथ होती है, और जो दूसरी लेयर है ये ऊपर और साइड से चेस्ट वॉल के साथ और नीचे से डायफ्राम के साथ अटैच होती है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है ना ब्लू कलर की लेयर जो आपको नजर आ रही है ये वाली स्टूडेंट्स, ये चेस्ट वॉल और नीचे से डायफ्राम के साथ अटैच होती है। अब इन दोनों लेयर्स को मिला के हम नाम देते हैं प्लूरा का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, प्लूरा का नाम देते हैं। तो लंग्स की हिफाजत के लिए 2 लेयर्स हैं जिनको हम मिलाकर प्लूरा कहते हैं। जो इनर लेयर है वो बिल्कुल लंग्स की सरफेस के साथ अटैच होती है, जबकि जो आउटर लेयर है वो चेस्ट वॉल के साथ ऊपर और साइड से और नीचे से जो है वो डायफ्राम के साथ अटैच होती है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो भी याद रखना है। और स्टूडेंट्स इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एक फ्लूइड होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, एक फ्लूइड होता है। अब वो जो फ्लूइड होता है ना स्टूडेंट्स, उसे हम नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, प्लूरल फ्लूइड का। तो ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है, अच्छा इस स्पेस को हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। ये जो आउटर लेयर है और इनर लेयर इसके दरमियान जो खाली जगह है इसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। इस खाली जगह के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अब होता ये है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो फैल जाते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो लंग्स वापस अपनी पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। तो जब लंग्स मुसलसल फैलते हैं और वापस अपनी पोजीशन के अंदर आते हैं तो इस दौरान उनकी दीवारें डैमेज ना हो, इस बात को बचाने के लिए कुदरत ने हमारे लंग्स के अंदर जो है वो फ्लूइड रखा है जिससे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और आपको पता है कि जो फ्लूइड है ये फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से जो आने वाला नुकसान है उसको क्या करता है, कम करता है। तो स्टूडेंट्स आए हम इसको जो है वो रीड करते हैं। लंग्स आर इनक्लोज इन अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। लंग्स जो हैं वो 2 मेम्ब्रेन्स के अंदर लिपटे होते हैं जिनको हम प्लूरा कहते हैं। इट्स इनर लेयर, अब प्लूरा की दो मेम्ब्रेन है ना, जो उसके अंदर वाली लेयर है इज अटैच टू द सरफेस ऑफ द लंग्स। वो लंग्स की सरफेस के बिल्कुल साथ अटैच होती है, जो बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब वो जो आउटर लेयर है लाइंस, जो आउटर लेयर जो है वो क्या है, लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द चेस्ट वॉल। वो सीने की जो दीवार है उसके अंदर की जो सतह है उसके बिल्कुल साथ मौजूद होती है, एंड द डायफ्राम और डायफ्राम के, ठीक है। तो जो आउटर लेयर है स्टूडेंट्स ये क्या करती है, आउटर लेयर लाइन करती है, आउटर लेयर जो है बिल्कुल साथ मौजूद होती है चेस्ट वॉल और डायफ्राम के, जबकि जो इनर लेयर है लंग्स के सरफेस के बिल्कुल साथ मौजूद होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्लूरा के अंदर जो है वो फ्लूइड होता है, इट कंटेन्स अ प्लूरल फ्लूइड। अब इट की जगह पे जब वो आपसे प्लूरल फ्लूइड अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लूरा, इट को काट के आप क्या लिखेंगे, प्लूरा लिखेंगे। प्लूरा के अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, और उसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, रगड़ को कम करना बिटवीन द लंग्स, लंग्स के दरमियान, एंड चेस्ट वॉल और सीने की दीवार के दरमियान रगड़ को कम करना, ताकि लंग्स जो हैं वो महफूज रहें और वो अपना काम जारी रखें। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हमने ब्लड सर्कुलेशन देखनी है लंग्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको जो है वो एक इक्वेशन से मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन जो है इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इस इक्वेशन में देखें आपको नजर आ रहा है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और साथ एटीपी की शक्ल में एनर्जी बनती है। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं और सेल के अंदर ये सारा प्रोसेस करके कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा ब्लड में डाल देते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो और ऑक्सीजन क्या हो, कम हो, ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो, ज्यादा हो, ऑक्सीजन का लेवल कम हो, इसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन कम है। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसके अंदर ऑक्सीजन होती नहीं है, जबकि गलत है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है लेकिन वो कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। जबकि इसका ऑपोजिट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कम होगी। तो स्टूडेंट्स होता ये है कि दिल जो है ना हमारा, वो हमारी सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मुराद ये है कि एक ऐसा ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है।
अब स्टूडेंट्स इस ब्लड के साथ क्या करना है, हमने इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है इस ब्लड से और इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को डालना है। अब इस मकसद के लिए दिल जो है वो क्या करता है, इस ब्लड को लंग्स के पास भेजता है। किसके पास भेजता है स्टूडेंट्स? लंग्स के पास भेजता है। अब लंग्स के पास भेजने के लिए दिल जिस नाली का इस्तेमाल करता है उस नाली को हम नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? पल्मोनरी आर्टरी का नाम देते हैं। तो आपने इसको याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है एक ऐसी खून की नाली है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल से लंग्स के पास लेकर जाती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक ऐसी खून की नाली है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल से लंग्स के पास लेकर जाती है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि लंग्स में एल्वियोलाई के लेवल पर गैसों का तबादला होता है और एल्वियोलाई के गिर्द तो कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो कि बहुत बारीक खून की नालियां हैं। अब स्टूडेंट्स अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है तो बड़ी खून की नाली होती है। अब ये बड़ी खून की नाली जो है ये क्या करेगी, ये बारीक खून की नालियों के अंदर तकसीम करेगी। तो होता ही है स्टूडेंट्स, ये पल्मोनरी आर्टरी अचानक से बारीक नालियां नहीं बनाती, बल्कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो पहले अपने से छोटी थोड़ी सी छोटी नालियां बनाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी देखें तकसीम की और तकसीम करके इसने क्या बनाई, थोड़ी सी बारीक नालियां बनाई। अब ये जो थोड़ी सी बारीक नालियां है ना, इनको हम नाम देते हैं आर्टरियूल्स का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? आर्टरियूल्स का नाम देते हैं। तो आपने इसको याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके वो जो छोटी नालियां बनाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्टरियूल्स कहते हैं। आपने स्पेलिंग याद रखने, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें आर्टरियूल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो आर्टरियूल्स हैं, ठीक है, ये मजीद फिर छोटी बारीक नालियां बनाते हैं और उन छोटी नालियों को हम कहते हैं कैपिलरीज। तो यहाँ पे देखें आर्टरियूल्स डिवाइड फर्दर, आर्टरियूल्स मजीद तकसीम करते हैं एंड मेक कैपिलरीज अराउंड द एल्वोलाई, और वो कैपिलरीज बना देते हैं जो कि एल्वोलाई को घेर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो कैपिलरीज हैं ये वो जगह है जहां पे गैसों का तबादला होगा। ये वो जगह है जहां पे ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाई में चली जाएगी और एल्वोलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर आ जाएगी। अब स्टूडेंट जब गैसियस एक्सचेंज हो गया तो पीछे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या था, ज्यादा था, ऑक्सीजन का लेवल क्या था, कम था। अब यहाँ पे कहानी उल्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे गैसों का तबादला जैसे ही हुआ तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, कम, और ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया स्टूडेंट्स, ज्यादा हो गया। तो इसे अब हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब स्टूडेंट्स ये जो कैपिलरीज हैं इनके अंदर अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब कैपिलरीज जो है स्टूडेंट्स ये आपस में मिलती हैं, आपस में मिलकर जो है ये बहुत बारीक नालियां ना कैपिलरी थी, आपस में मिलकर थोड़ी सी बड़ी नालियां बनाती हैं। अब जब ये आपस में मिलकर थोड़ी सी बड़ी नालियां बनाती हैं, उन्हें बड़ी नालियों को हम कहते हैं वेन्यूल्स। क्या कहते हैं? वेन्यूल्स कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखें जो आपको नालियां नजर आ रही हैं इनको हम वेन्यूल्स कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स ये जो वेन्यूल्स हैं ये आपस में मिलकर एक बड़ी नाली बनाते हैं। इस बड़ी नाली को हम नाम देते हैं पल्मोनरी वेन। इसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स पल्मोनरी वेन का नाम देते हैं। तो वेन्यूल्स जो हैं वो ज्वाइन आपस में मिलते हैं, क्या बनाते हैं, पल्मोनरी वेन बनाते हैं। और पल्मोनरी वेन क्या करती है स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से किसके पास लेके आती है, वापस दिल के पास लेके आती है। फिर दिल क्या करता है स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारी बॉडी को भेज देता है। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। अब बॉडी के सेल्स क्या करेंगे, ब्लड से ऑक्सीजन ले लेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन करके जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको दोबारा ब्लड में डाल देंगे। अब ब्लड के अंदर हुआ क्या, ऑक्सीजन कम हो गई, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, तो फिर वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। तो फिर हार्ट क्या करेगा, सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके दोबारा लंग्स के पास भेजेगा। तो ये जो साइकिल है इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे याद रखना है कि दिल से जो खून की नाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं उसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी एक बड़ी नाली है, वो तकसीम करके छोटी नाली बनाती है, इनको हम आर्टरियूल्स कहते हैं। आर्टरियूल्स तकसीम करके मजीद छोटी नालियां बनाते हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, जिन्होंने एल्वोलाई को सराउंड किया होता है। अब एल्वोलाई के लेवल पर गैसों का तबादला होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाया जाता है। वापस कैसे लाया जाता है, कैपिलरीज जो हैं वो आपस में मिलकर थोड़ी सी बड़ी नालियां बनाती हैं, इनको हम वेन्यूल्स कहते हैं। वेन्यूल्स फिर आपस में मिलकर एक बड़ी नाली बनाती हैं, इस बड़ी नाली को हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये जो पल्मोनरी वेन है ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से दोबारा दिल के पास लेकर आती है और फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारी बॉडी को भेज दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यही आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप इसके दो हेडिंग्स बनाएंगे, एक है फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक है फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है स्टूडेंट्स, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है दिल से लंग्स के पास। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ये एक ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। अब लंग के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये तकसीम करके क्या बनाती है, छोटी नालियां बनाती है जिन्हें हम आर्टरियूल्स कहते हैं। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो आर्टरियूल्स हैं ये मजीद तकसीम करते हैं और कैपिलरीज बनाते हैं, और ये जो कैपिलरीज हैं ये फिर एल्वोलाई को सराउंड कर लेती हैं, घेर लेती हैं। अब यहाँ पे जब गैसों का तबादला हो गया फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, आफ्टर सराउंडिंग द एल्वोलाई, एल्वोलाई को घेरने के बाद गैसों का तबादला हो गया तो फिर यही कैपिलरीज हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वेन्यूल्स बनाते हैं। वेन्यूल्स थोड़ी सी बड़ी नालियां, फिर ये वेन्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये मिलकर बनाते हैं पल्मोनरी वेन बनाते हैं। तो वेन्यूल्स जो हैं ये आपस में मिलकर पल्मोनरी वेन बनाते हैं और ये जो पल्मोनरी वेन है स्टूडेंट्स ये दिल से
दिल के पास वापस जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। कहाँ से लेके आती है? लंग्स से। तो पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट, और ये वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल के पास जो है वो ले कर आती है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आप लिख लेंगे इस तरह से, पेज के ऊपर जो है वो आप लिख लेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा, आपने पल्मोनरी आर्टरी लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स पल्मोनरी आर्टरी लिखने के बाद आप एरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे आर्ट्रियूल्स, उस पर फिर आप एरो लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिलरीज, फिर आप एरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे वैन्यूल्स। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे एरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे पल्मोनरी वेन। तो आप इस तरह से इसको याद रख लेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।